Hello guys, you are going to learn for forever. Learn for forever welcomes you. Hello guys, you are at Learn for Forever. Whatever we will learn here, that would be for forever. So guys, be with Learn for Forever. देखिए आज की जो वर्कशीट है 26th वर्कशीट है रूसी क्रांति फोर्थ चैप्टर पॉइंट है, इसका टॉपिक है 3 सितंबर है आज। यहाँ पे बच्चे अपना नाम लिखेंगे, आप यहाँ क्लास टीचर का नाम, क्लास रहेगी 9th। बच्चों इस वर्कशीट को मैं आपको एक अलग तरीके से, अलग ढंग से समझाऊंगा जो आपके हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इससे पहले आप कर चुके हैं समाजवाद, रूस में समाजवाद की एक्टिविटी और वर्कशीट। क्या आपको पता चला कि समाजवाद क्या होता है? आपको पता है समाजवाद क्या है? अगर नहीं पता तो आज आप सीख जाएंगे, जान जाएंगे। सोवियत क्या है जानते हैं? नहीं जानते? जानते हैं तो ठीक है। आज आप बहुत कुछ मेरे साथ सीखेंगे। इस पूरी वर्कशीट को आज मैं आपको एक अलग तरीके से, अलग ट्रेंगल से समझाऊंगा, जिससे कि आप ये जो भी चीज़ें यहाँ पढ़ेंगे हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है अपना, अक्टूबर की क्रांति। क्रांति का मतलब क्या होता है बच्चों? लड़ाई, युद्ध। अच्छा, लड़ाई क्यों? आखिर लड़ाई हो रही है तो कोई कारण तो होगा इसके पीछे। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपने हिंदी फिल्म देखी होंगी जिसमें अनिल कपूर, राजेश खन्ना किसी फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं और उस फैक्ट्री में अचानक से जो यूनियन है, मजदूर संघ है, वो हड़ताल कर देता है। क्या आपने कभी ऐसा देखा है? इस चीज़ को आप समझते जो ज़रूर होंगे आप। तो होता क्या था, रसिया में, रूस में जो सामाजिक स्थिति थी इस तरीके की थी। इसके लिए मैं आपको एक अलग सीट पर लेके चलता हूँ। देखिए मैं समझाता हूँ आपको कैसे। रूस जो था, रूस का समाज दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक फैक्ट्री मालिक और एक मजदूर वर्ग। ठीक है, विभिन्न फैक्ट्रियाँ थी। फैक्ट्री मालिक होते कितने, मुट्ठी भर लोग होते हैं, अमीर लोग। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि 10% रिसोर्स पे 90% जनता खाती है ना। लेकिन 90% रिसोर्स पर 10% पूंजीपतियों का आधिपत्य होता है, कब्जा होता है 90% रिसोर्स पे। और ये 90% कौन है? जनता है, पब्लिक है। और 10% रिसोर्स है जो जनता के लिए है, पब्लिक के लिए। और बाकी 90% रिसोर्स पे कौन है? कैपिटलिस्ट। ये वास्तविकता है। और ये जो खाई थी ना, रसिया में बहुत ज़्यादा थी। ये जो फैक्ट्री मालिक थे, ये इनसे बहुत कई कई घंटे काम कराते थे। जो काम करने की स्थिति थी, जगह थी, वो ठीक नहीं थी। चाहे स्त्री हो पुरुष हो, पैसे इतने ही दिए जाते थे कि सिर्फ अपनी 2 वक्त की रोटी जुटा पाएँ। उनके स्वास्थ्य की कोई कद्र नहीं थी, उनकी चिंता नहीं थी। तो हुआ क्या कि किसी, आपने रूसी क्रांति पढ़ा होगा, है ना? जॉर्ज निकोलस, वो जब धरना दे रहे थे, वहाँ से राजा के जुलूस निकल रहा था। और जो यहाँ पे धरना दे रहे थे, क्यों धरना दे रहे थे? क्योंकि फैक्ट्री से निकाल दिया था। तो मजदूर संघ यहाँ पे धरना दे रहा था। मजदूर संघ को रसिया में बोलते हैं सोवियत। जो भी मजदूर संघ है वहाँ पे, उनको बोलते हैं सोवियत। तो ये जो सोवियत्स, वहाँ का हर मजदूर किसी न किसी संगठन का सदस्य था। तो जब फैक्ट्री से निकाल दिया, मजदूर यूनियन, मजदूर संघ धरना देने लगा जगह सेंट पीटर्सबर्ग में शायद। तो वहाँ क्या हुआ कि यहाँ से जो जार के समर्थकों का जुलूस निकल रहा था, पोप का नाम ध्यान नहीं आ रहा, इन लोगों ने इनको पीट दिया था। और इसी को बोला जाता है, रविवार का दिन था, खूनी रविवार की क्रांति। क्यों पीटा? ये धरना दे रहे थे, ये मजदूर संगठन के लोग थे, और ये जो था ये राजा का समर्थक था, है ना। तो इन्होंने इनको पीटा था। तो देखिए अब हम समझ चुके हैं कि रसिया में क्रांति क्यों हुई। क्रांति इसलिए हुई कि वहाँ फैक्ट्री मालिक मजदूरों का शोषण करते थे, लेकिन मजदूरों की संख्या थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब ये युद्ध की स्थिति, क्रांति की स्थिति कैसे बनती है ये देखिएगा। 1917 में क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है 28 जुलाई 1914 से। ठीक है,
और 17 में, यहाँ 17 है, ये 17 में युद्ध चल रहा होता है। रूस के जो सैनिक हैं वो यहाँ पे इस तरफ रूस के नॉर्थ में लड़ रहे होते हैं, जो एलाइज पावर है उनके साथ, जो जिनके साथ मतलब युद्ध चल रहा था, विरोधी टीमें थी, विरोधी सैनिक थे, उनके साथ ये लड़ रहे थे, जर्मनी वगैरह। इसी दौरान क्या होता है कि रूस में गृह युद्ध छिड़ जाता है। गृह युद्ध क्यों छिड़ता है? गृह युद्ध के पीछे जो कारण था वो ये था कि 1917 में एक चुनाव होता है। उस चुनाव में बेल्शेविक पार्टी को बहुमत तो नहीं मिलता है, लेकिन ये क्या करते हैं, संसद को भंग कर देते हैं और अखिल रूसी कांग्रेस, अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस, सोवियत मतलब मजदूरों का संघ, और मजदूरों का जो संघ था और इसके जो नेता थे, इन्होंने क्या किया, अपने इस संगठन को क्या बना दिया, संसद का दर्जा दे दिया। संसद बनाने से क्या हुआ कि कानून बनाने की शक्ति इनके पास आ गई, सरकार चलाने की, है ना, क्योंकि संख्या बल के ऊपर काम हो रहा था, तो मजदूरों की संख्या ज़्यादा थी। फैक्ट्री मालिक 10% थे बेसिकली, है ना, जमींदार, ज़मीन वाले लोग या फैक्ट्री वाले लोग। और वहाँ पे जो विचारधारा पनप गई थी, वो पनप गई थी समाजवाद की। समाजवाद क्या होता है बच्चों, आप जानते हैं? अगर आपने पिछली वर्कशीट करी हो और वीडियो देखे हो या समझ बढ़ी हो आपकी, तो जो भी हो मैं बताता हूँ आपको। समाजवाद क्या होता है? समाजवाद, वाद मतलब विचारधारा, राष्ट्रवाद, है ना, परंपरा, कोई भी वाद, कोई भी विचारधारा। और कैसी वाद, कैसी विचारधारा? समाज की। इनका मानना है, समाजवादियों का मानना है कि सत्ता पर, किस पर? सत्ता पर और संसाधन पर। किस पर? संसाधन पर। किसका हक होना चाहिए? समाज का हक होना चाहिए। सत्ता पर और संसाधन पर समाज का हक होना चाहिए, समाजवादियों का मानना है। यानी कि किसी देश में जो भी संपत्ति है वो पूरे समाज की है, ठीक है, और सत्ता किसके हाथ में रहेगी? समाज के हाथ में रहेगी। एक तरह से डेमोक्रेटिक है ये भी, ठीक है। ये तो समझने में, सुनने में और थ्योरेटिकल तरीके से देखा जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल में इसमें क्या प्रॉब्लम आती है इसको मैं आगे समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो होता क्या है कि अब वो बात हो जाती है गृह युद्ध की। गृह युद्ध क्यों? क्योंकि जो बेल्शेविक सरकार थी उस टाइम, है ना, बेल्शेविक सरकार को क्या बोलते हैं? ग्रीन्स। इसमें वर्कशीट में आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। ग्रीन्स को ऐसे याद रखिए बच्चों, याद कराने का ट्रिक ये है कि बी, ए बी, बी आ गया ना, ए बी सी डी में बी आ गया, बी से बेल्शेविक, और बी के जस्ट बाद आगे बढ़ेंगे तो जी आ जाएगा, ग्रीन। ग्रीन मतलब बेल्शेविक ग्रुप, सोवियत का ग्रुप। और अगला जो ग्रुप है वो है रेड। रेड मतलब ये हो गया उद्योगपतियों का ग्रुप, है ना, जमींदारों का ग्रुप, उदारवादियों का ग्रुप और रेडिकल्स का ग्रुप। इनका ये ग्रुप है, ये है रेड। तो ग्रीन्स और रेड्स के बीच में युद्ध होता है। युद्ध इसलिए होता है कि जो ये लोग थे ये समाजवाद के समर्थक थे, और ये जो थे ये पूंजीवाद के समर्थक थे। अगर किसी के पास अपनी संपत्ति है, फैक्ट्री है, ज़मीन है, जमींदार व्यक्ति है, तो वो चाहेगा क्या क्या उसका आसानी से सब कुछ लूट जाए, चला जाए? ऑब्वियसली नहीं चाहेगा। तो अपने एफर्ट्स ये लगा रहे थे और अपने एफर्ट्स ये लगा रहे थे। इनको विभिन्न देशों का संरक्षण प्राप्त था इन लोगों को, क्योंकि एक थे कौन? मजदूर थे। इनके पास रिसोर्सेज तो कम थे, अरे इनके पास हथियार कहाँ से आएंगे इतने? लेकिन विभिन्न देश, ब्रिटेन और फ्रांस, अमेरिका वगैरह इनको मदद कर रहे थे। और ये देश और ये वहाँ के जमींदार थे रूस के, और इनके बीच में 36 का आंकड़ा लड़ाई हो गई। लड़ाई किस लिए हुई? क्योंकि जो बेल्शेविक गवर्नमेंट थी, संसद थी, सरकार थी उस टाइम, वो क्या कर रही थी, इनके ज़मीन ले रही थी, ज़मीन छीन रही थी इनसे, और इनके फैक्ट्रियों को कब्जा कर रही थी, इनके पूंजी को कब्जा कर रही थी, और उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर रही थी, पूरे राष्ट्र का, समाज के लिए, ठीक है। चलिए, यहाँ तक कोई बुराई नहीं थी, ठीक है। आगे क्या होता है, जो सैनिक रसिया के यहाँ पे लड़ रहे थे, जब उनको पता चला कि सरकार जमींदारों की ज़मीन छीन रही है और गरीब लोगों में बांट रही है, तो कुछ तो यहाँ सैनिक जमींदार थे
जिनको ये था कि मेरी ज़मीन छीन जाएगी, और कुछ ये थे जो मेरे को ज़मीन मिल जाएगी। किसी न किसी कारणवश सब यहाँ से भाग निकले, चले आए अपने गांव को, अपने शहर को, अपने क्षेत्रों में, और समाज में अफरा तफरी मच गई, गृह युद्ध छिड़ गया, और रेड्स और ग्रीन्स के बीच में मारकाट होने लगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप? रूसी गृह युद्ध की बात कर रहे हैं हम, बेल्शेविक्स के बीच में और निजी संपत्तिधारियों के बीच में, है ना, उदारवादियों के बीच में, समाजवादियों के बीच में और पूंजीपतियों के बीच में। समाजवादी क्या चाहते थे कि पूरे समाज का अधिकार हो, और पूंजीपति चाहेगा क्या कि उसका सब कुछ लूट जाए और समाज में बंट जाए? ऑब्वियसली नहीं। तो ये दोनों के बीच में लड़ाई थी। ठीक है, समझ गए होंगे आप। सरकार क्या कर रही थी? ज़मीनों पे कब्जा कर रही थी, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर रही थी, सब कुछ सरकार के नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रही थी। क्रांति के बाद क्या होता है? ये युद्ध हो जाता है। युद्ध आखिर कभी ठंडा भी तो होगा, सरकार सब कुछ मैनेज कर लेती है अपने लेवल पे। उसके बाद क्या होता है? सरकार को ये पता चल जाता है कि अब सब हमारे हाथ में है, तो उसके लिए सरकार आर्थिक नीतियाँ बनाती है, ऐसी ऐसी नीतियाँ बनाती है जिससे कि देश का, राज्य का विकास किया जाए। और आर्थिक नीतियाँ बनाती है, उसमें क्या करती है वो? उद्योग, विभिन्न प्रकार के उद्योग लगाने का प्रयास करती है, सरकारी लेवल पे, प्राइवेट लेवल पे नहीं। पूंजीपति अब लगभग खत्म हो चुके हैं, है ना। और कई योजनाएं चलाती है, उसमें से एक थी पंचवर्षीय योजनाएं, 5-5 वर्ष का टारगेट लेके। ये पंचवर्षीय योजनाएं जो हमारे देश में भी चलती थी, अब बंद हो गई हैं। ये 1951 से अभी तक चली थी, मोदी गवर्नमेंट के पहले तक। ये रसिया से ही लिया गया था, ठीक है बच्चों, हमारे संविधान में। तो अब इसके बाद, क्रांति के बाद, सरकार अपने एंड पे विकास के कार्यों को आगे बढ़ाती है। और उसके लिए तीसरा पॉइंट जो इसमें आप देखेंगे, शिक्षा पे भी जोर देती है सरकार। सरकार का मानना है कि शिक्षित समाज होगा, शिक्षित लोग होंगे, तो लोग प्राथमिक उच्च व्यावसायिक शिक्षा लेंगे, तो उससे क्या होगा? समाज का विकास होगा, लोगों में समझ बढ़ेगी, और इसके अनेक फ़ायदे हैं, आप समझते हैं। पढ़ लीजिएगा सीट में सब जो बातें लिखी गई हैं, लेकिन मैं समझा रहा हूँ आपको। इसके बाद क्या होता है? लेनिन, जो उस टाइम करंट में ये सारा कुछ हो रहा है, इस टाइम लेनिन नेता है, जो समाजवादी नेता है, बोल्शेविक नेता है। बोल्शेविक, देखिए ये 3 शब्द लगभग एक जैसे ही हैं। कौन कौन से? बोल्शेविक, समाजवादी, समाजवाद कुछ भी समझिए, और सोवियत मतलब मजदूर संगठन, क्योंकि ये बेसिकली हो किसके लिए रहा था? मजदूरों एक हो जाओ, ये नारा था, है ना। ये सारे लोग लेनिन के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, लेनिन नेता है इनके, है ना। और लेनिन के बाद जो अगले नेता आते हैं, वो आते हैं स्टालिन। स्टालिन क्या करते हैं? स्टालिन और शक्ति दिखाते हैं, और स्टालिन ने ज़मीनें छीन ली, और जिसके पास भी बची हुई ज़मीनें थी, ज़मीनें छीन ली, सरकारी कब्जे में ले लिया, और उन पे सामूहिक खेती, सभी लोग काम करेंगे, समाज के सभी लोग काम करेंगे, सामूहिक खेती को बढ़ावा दिया, और ये ज़मीनें बांट दी किसानों के बीच में कि लो करो खेती, ठीक है। लेकिन बच्चों, इसका घाटा ये हुआ कि देखिए, समाजवाद की यही एक विडंबना है कि समाज के लिए सब कुछ हो गया। मान लीजिए एक खेत है, एक समाज के सभी लोग काम करेंगे, एक फैक्ट्री है, समाज के सभी लोग, जिसको मर्जी जो क्षमता रखता हो आके नौकरी करेगा। इसमें होता क्या है कि अकाउंटेबिलिटी कम होती है, जवाबदेही कम होती है। यार तू कर ही रहा है तो मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, पता चला कि यार रोज़ रोज़ नहीं जाऊँगा, आज नहीं जाता हूँ, वो तो जा ही रहे हैं। और इस एक दूसरे के देखा देखी बीमारी लग जाती है, शिथिलता आ जाती है, प्रोडक्शन ठप हो जाता है। और प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर के बैंक उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं। सरकारी महकमे को देख लीजिए, चाहे प्राइवेट सेक्टर को देख लीजिए, सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, अंतर आपको समझ में आ जाएगा। प्राइवेट कहीं ना कहीं एक अकाउंटेबिलिटी लाता है, लोगों के अंदर जिम्मेदारियां तय करता है, और सरकारी यानी कि समाजवाद जो सबके लिए है, पब्लिक है, उसमें यही एक कमी है। वैसे अच्छा है, लेकिन कमी यही है कि ये प्रैक्टिकल रूप में सक्सेसफुल नहीं है। रूसी क्रांति का प्रभाव ये पड़ा कि पूरी जनता को, पूरी उस यूरोप में ये खबर फैल गई कि यहाँ पे चेंजेज आ चुके हैं, साम्राज्यवाद फैल चुका है, साम्राज्यवाद अच्छा है,
अच्छा था, अच्छा हो सकता है, लेकिन कुछ कमियां भी हैं इसकी जो आप समझ सकते हैं कि यहाँ देखा देखी चलती है, यहाँ अकाउंटेबिलिटी कम है, जिम्मेदारी कम है। कम करे तो, ज़्यादा करे तो कोई इंसेंटिव नहीं मिलता, और देखिए जहाँ इंसेंटिव नहीं मिलता, प्रोत्साहन नहीं मिलता, वहाँ ठहराव आ जाता है। तो ओवरऑल आई होप आप समझ पाएंगे इस पूरी वर्कशीट को। पढ़ने के लिए एक बार आप पूरा पढ़ लीजिए, और इसके जो प्रश्न हैं उसको एक बार देखते हैं। इस पूरी वर्कशीट को देखेंगे आप तो अक्टूबर की क्रांति, क्रांति क्यों हुई, मजदूर संघ और फैक्ट्री मालिक के बीच में जो तनाव था उसको लेकर, सैलरी को लेकर, काम करने के घंटे की वजह से बेल्शेविकों ने संसद घोषित कर दिया कांग्रेस को, अखिल रूसी कांग्रेस को। और संसद का मतलब कि यही कानून बनाए कि गृह युद्ध छिड़ जाता है, सैनिक वापस आ जाते हैं लड़ाई वाले फ्रंट से, और राष्ट्रीयकरण हो जाता है चीज़ों का, सरकारी चीज़ों का। लड़ाई जो होती है बेल्शेविकों रेड्स के बीच में खिलाफ है ना, युद्ध होता है, ये आप समझ चुके हैं। क्रांति के बाद जो नीतियाँ अपनाई जाती हैं, फैक्ट्रियाँ लगाई जाती हैं, शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाता है। लेनिन जो उस टाइम के नेता थे, उनके बाद जो आते हैं स्टालिन, वो थोड़ी और सख्ती दिखाते हैं, है ना, साम्राज्यवाद के फेवर में काम करते हैं। और रूसी क्रांति का प्रभाव क्या होता है, आसपास के इलाकों में समाजवाद को मान्यता मिल जाती है, कुछ समय के लिए ठीक रहता है ये, सरकार सब कुछ देती है, सरकार सब कुछ करती है, लेकिन लोगों के अंदर ठहराव आ जाता है ना। लोग आलसी हो जाते हैं, इंसेंटिव नहीं मिलता, कोई मेहनत करे तो ना करे तो फर्क नहीं पड़ता, और इस तरीके से धीरे धीरे समाजवाद कमज़ोर पड़ जाता है। उसके बाद सरकार की जितनी भी पॉलिसी थी उसमें चेंजेज आती हैं। आज के डेट में सरकार की ये नीति है कि रसिया में सरकारी रूप से फ्री में कुछ नहीं मिलता, काम जो करेगा उसी को मिलेगा। है कहने को आज भी वहाँ साम्राज्यवादी सरकार है, सोवियत गवर्नमेंट है, लेकिन काम डेमोक्रेटिक तरीके से करती है, क्योंकि अल्टीमेटली डेमोक्रेटिक ही ठीक रहता है। आप समझ ही चुके होंगे। आप क्या सोचते हैं, वीडियो में देख चुके हैं, एक बार कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या साम्राज्यवाद ठीक है या वास्तव में डेमोक्रेटिक ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है एक बार मैं समझा देता हूँ आपको। रूसी क्रांति के बाद रूस में गृह युद्ध होने के क्या कारण थे। गृह युद्ध मतलब सरकार का कब्जे में लेना और लोगों में बंदर बांट करना, और बंदर बांट के चलते लोग सैनिकों का वहाँ से भाग के आना, और जो पूंजीपति थे उनका विरोध करना, और जो सोवियत यानी कि मजदूर संगठन थे वो समर्थन करते थे कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, सरकार ठीक कर रही है। पूंजीपति कहते थे यार हमारी ज़मीन, हमारी फैक्ट्रियाँ छिन जाएगी, इनका राष्ट्रीयकरण कर दोगे तो हमारा क्या होगा। इसी बीच को लेके इनके समर्थक और इनके बीच में लड़ाई थी। समझ रहे हैं ना आप, समझ लीजिए, समझने के बाद आप कर लेंगे, मुझे भरोसा है, और आपकी समझ बढ़ाना ही मेरा प्रयास है। क्रांति के बाद अधिकतर किसान और मजदूर क्रांति के पक्षधर किन कारणों से बने। हाँ, क्रांति बेसिकली इनके लिए ही तो हो रहा था। सरकार जो बेल्शेविक सरकार थी, समाजवादी सरकार थी, वो चाहती थी कि जो रिसोर्सेज हैं उस पर 10% लोग कब्जा करके बैठे हैं और 90% लोग स्ट्रगल करते हैं, ये मज़े मारते हैं, ये फ़ायदा उठाते हैं, हर साल अपनी गाड़ियाँ बदलते हैं, घर बदलते हैं। फैक्ट्री मालिक तो ऐसा ही करता है ना। आपको और हमको तनख्वाह कितनी मिलती है, सिर्फ अपने शरीर के खर्चे पूरे करने लायक, है ना। और फैक्ट्री मालिक रोज़ फ़ोन बदल सकता है, रोज़ कार बदल सकता है, रोज़ घर बदल सकता है। तो ये समस्या तो थी और आज भी है कमोबेश, चाहे अपना देश हो या कोई और देश हो। तो पूंजीपतियों को इसके बारे में सोचना चाहिए, है ना। अगर कोई 20,000 का काम कर रहा है तो उसको 10,000 तनख्वाह ना दे, 20,000 ही देनी चाहिए। उसके हिस्से का आप ना खाएं, उसको उसके हिस्से का पूरा देना चाहिए। 2-4 हज़ार तो चलो समझ में आता है, ठीक है, क्योंकि अदर खर्चे होते हैं, सेफ्टी होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। लेकिन तीसरा देखते हैं, अक्टूबर क्रांति के बाद लेनिन ने समाजवादी समाज की सफलता के लिए कौन कौन से उपाय किए। शिक्षा के उपाय किए, राष्ट्रीयकरण किया, फैक्ट्रियां लगाई विभिन्न प्रकार की, है ना, शिक्षा, सेहत, उसके ऊपर काम किया, औद्योगिक विकास किया, ठीक है। और एक टाइम ऐसा था कि रूस में हर चीज़ हर किसी को फ्री वाली स्थिति आ गई थी, जैसे आज बहुत जगह देखने को मिलता है यूरोपियन कंट्रीज़ में या कुछ अलग जगहों पे। लेकिन ये ज़्यादा दिन टिकता नहीं है ठीक से, है ना, इसके घाटे भी होते हैं। रूसी क्रांति के वैश्विक प्रभावों पर अपने विचार लिखिए। रूसी क्रांति का प्रभाव ये पड़ा कि पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। जो मजदूर वर्ग था, जो दबे हुए कुचले वर्ग थे, जिनका शोषण हुआ था, उनके अंदर क्षमता विकसित हुई कि ये हमारा देश, हम हमारे संपत्तियां, हम क्यों ना अपने लिए कुछ करें, हम कब तक गुलामी करें, कब तक दब के रहें। इस तरीके की विचारधारा का विकास हुआ, ठीक है।
तो ये आई होप समझ पाए हैं आप। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। कमेंट में अपने विचार साझा कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर नाउ गाइस, स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर।